नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर राष्ट्रीय आय की गणना का विचार आते ही आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं और हम इन लोगों के इन सभी की आय को मापना कितना कठिन कार्य है और हम इसको कैसे मापेंगे। लेकिन और ये काम कौन करता है और ये कितना कठिन जॉब है, कितना कठिन वर्क है और इस कठिन कार्य को कौन करता है। इस तरीके से ये सारे सवाल आ रहे होंगे। लेकिन कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है और इसको कौन करता है, तो इस चैप्टर में हम इस बात को जान पाएंगे कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है और कौन करता है और कैसे होता है। तो चलिए आज हम इसको जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे पहले हम उत्पादन विधि का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए कि तो अब हमने इसको बताया कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के अंतर्गत में बताया उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना यानी प्रोडक्शन मेथड। तो चलिए पहले इसकी जान लेते हैं। पहले इसको जानने से पहले ये जान लें कि इस राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए अब ये है जैसे राष्ट्रीय आय की विधियां कौन कौन सी हैं। पहली है उत्पादन विधि, फिर आय विधि और फिर व्यय विधि। तो देखिए जब ये विधियां अलग अलग हैं, जब हम राष्ट्रीय आय, अब आप लोग कहेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की जरूरत क्या है। राष्ट्रीय आय को जानना कठिन तो है ही, इसके साथ ही राष्ट्रीय आय को सही आकलन करना सबसे कठिन कार्य है कि हम इसकी गणना कैसे करें कि हमें बिल्कुल सही आंकड़े प्राप्त हो सके। तो राष्ट्रीय आय की गणना का क्यों होती है, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों होती है। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना इसलिए होती है क्योंकि किसी भी देश के स्तर को नापने के लिए हमें राष्ट्रीय आय को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम राष्ट्रीय आय को नहीं जानेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि वो हमारा जो भी देश है, चाहे वो हमारा देश हो चाहे वो किसी और कोई देश हो, वो विकास के किस लेवल पर है। क्योंकि विकास के आधार पर पूरे विश्व के देशों को 3 भागों में बांटा गया है, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। तो इसके लिए क्या होता है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसके आधार पर यह निश्चित होता है कि कौन सा देश किस लेवल पर है, किस स्तर पर है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो विकास का लेवल होता है या विकास का स्तर होता है, इसको हम राष्ट्रीय आय के द्वारा ही जान पाते हैं। और जो राष्ट्रीय आय के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वो उनकी प्राप्ति कैसे हो, उनके लिए कौन सी नीतियाँ बनाई जाएं, प्रभावी उनका क्रियान्वयन हो, वो कैसे हो, कहाँ पर हमें किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, विकास के लेवल को बराबर करने के लिए हम किस तरीके से करें, ये देश का जो देश की जो सरकार होती है वो इसी के आधार पर जान पाती है। तो देखिए इसमें भी जैसा कि लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर आर्थिक विश्लेषण, भावी अनुमान, नीति निर्धारण व उनका प्रभावी क्रियान्वयन संभव है। फिर है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न विधियों की जानकारी आवश्यक है। तो देखिए अब ये तो बात हम लोग सभी लोग जान ही गए कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वो राष्ट्रीय आय की गणना के बाद ही इनको पता कर पाते हैं। फिर आर्थिक नीतियों का जो आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं हमारे देश के विकास के लिए, वो भी राष्ट्रीय आय के द्वारा ही बनाई जाती हैं। समझ गए ना आप लोग। और जो नीति का निर्धारण होता है और फिर उनका प्रभावी क्रियान्वयन, ये भी आवश्यक है। जब तक हम राष्ट्रीय की आय की गणना नहीं कर पाएंगे या राष्ट्रीय आय को नहीं जानेंगे तब तक हम इसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार जैसे कि एक परिवार है कोई और उसमें हम जान जाते हैं कि इनकम कितनी है यानी आमदनी कितनी है, उसी के आधार पर उसके खर्चे निश्चित किए जाते हैं। तो यही चीज़ पूरे राष्ट्र की, पूरे देश के लिए ये बात सही साबित होती है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहली है उत्पादन विधि, दूसरी है आय विधि और तीसरी है व्यय विधि। अब देखिए आप इस चैप्टर में विभिन्न विधियाँ हैं राष्ट्रीय आय के मापन की, लेकिन मापन की विधियाँ तो अलग अलग हैं। तो लेकिन क्या राष्ट्रीय आय भी अलग अलग आएगी?
ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है और आप लोग असमंजस में पड़ गए होंगे कि ये क्या करें, कैसे करेंगे राष्ट्रीय आय को हम। विधियां तो अलग अलग हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, लेकिन क्या होता है इनके आंकड़े एक ही आएंगे। इनसे जितनी भी राष्ट्रीय आय के जो भी आंकड़े हैं वो बराबर रहेंगे, तीनों विधियों से एक से आएंगे, एक ही राष्ट्रीय आय आएगी। क्योंकि उसी प्रकार से जैसे कि कोई गणित का कोई प्रश्न है और वो उसके कई फार्मूले हैं, जैसे कि आपका इसी में ले लीजिए आप सांख्यिकी में माध्य है, इसमें प्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि से फार्मूले लगाए जाते हैं। तो वो अलग अलग फार्मूले लगाए जाते हैं, लेकिन चाहे प्रत्यक्ष मेथड लगाया जाए और चाहे प्रत्यक्ष विधि लगाई जाए, दोनों से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से ही आंसर एक ही आता है। इसीलिए ऐसे ही साबित होती है कि चाहे हम किसी विधि से राष्ट्रीय आय की तुलना करें, लेकिन हमारा आंसर, हमारा आंकड़ा एक ही आएगा। हमारी राष्ट्रीय आय कैसी रहेगी? एक ही रहेगी, यानी तीनों के हिसाब से हमारी राष्ट्रीय आय एक ही रहेगी। इसके अनुसार चाहे उत्पादन ले लें देश में होने वाला, क्योंकि देखिए इसको मैंने आपको जब वो पढ़ाया था आय का चक्राकार प्रवाह, तो इसमें बताया भी था कि जो हमारे देश में जो उत्पादन होता है, यानी फर्म होती है, फैक्ट्री होती है, वही तो उत्पादन करते हैं, वही तो उत्पादक लोग होते हैं, वही तो उद्यमी और उत्पादक वही उत्पादन करते हैं ना। लेकिन वो अकेले नहीं कर लेते हैं, वो उसमें कुछ उत्पादन के साधनों को भी लगाते हैं। जैसे वो पूंजी साधन है जो उत्पत्ति के, वो पांचों साधन इसमें लगाए जाते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। तो फिर जब ये साधन लगाए जाते हैं किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, फिर उस वस्तु को बेचा जाता है बाजार में बेचा जाता है ना। तो जब बाजार में बेचते हैं तो उसके बदले में मूल्य प्राप्त होता है, यानी रुपया प्राप्त होता है। फिर उस रुपए का क्या होता है, उसका उत्पादन के साधनों में बंटवारा होता है। आय के चक्राकार प्रवाह में हम अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, और इसके मेरे जो वीडियो हैं आप जाएंगे मेरे चैनल को जब आप देखेंगे उसमें, तो उसके सारे वीडियो इसमें क्रम से मिलेंगे आपको। तो इनको पहले आप आय के चक्राकार प्रवाह को जरूर जान लें, फिर वस्तुएं कौन कौन सी हैं ये भी जान लें, क्योंकि आगे अभी आप जब उत्पादन विधि में पढ़ेंगे तो आपको अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुओं, इस तरीके की जानकारी अगर आपको होगी तो आप उत्पादन की जो विधि है आय के, राष्ट्रीय आय की गणना की, तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकेंगे। तो आय के चक्रीय प्रकार प्रभाव से हमने बताया था। फिर वो क्या होती है, वो आय उत्पादन के साधनों में बांट दी जाती है। तो ये तो पहले क्या हुआ, उत्पादन हुआ, साधनों का मूल्य जो उत्पादन हुआ, तो ये उत्पादन विधि के द्वारा आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। फिर जब उत्पादन के साधनों में वो आय बांटी गई, फिर उनके जोड़ा जाता है, तो ये आय विधि के द्वारा हो जाता है। फिर क्या होता है, वो जो साधन होते हैं उत्पादन के, वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप उस पैसे को व्यय करते हैं मार्केट में। तो जब वो व्यय करते हैं यानी खर्च करते हैं, तो वो व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना हो गई। हुई तो एक ही चीज़ ना। तो चलिए आइए इसको हम समझ लेते हैं कि तीनों के हिसाब से राष्ट्रीय आय कैसी आएगी, एक ही आएगी। तो देखिए, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों से ही यदि हम राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो तीनों का आंकड़ा एक ही रहता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है कि देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना किसी भी विधि से करने पर राष्ट्रीय आय के प्रवाह की मात्रा समान रहेगी। राष्ट्रीय आय के प्रवाह की मात्रा, ये हम आपको बता चुके कि राष्ट्रीय आय प्रवाह है। प्रवाह और स्टॉक में क्या अंतर होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया हुआ है। अब इसकी अधिक जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करें, लेकिन राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है वो बराबर रहेगा, यानी राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह है उसकी मात्रा समान रहेगी। अगला है कि देश में उत्पादन बेचकर प्राप्त धनराशि उत्पादन के साथ, जो देश में उत्पादन को बेचकर जो धनराशि प्राप्त होती है वो बराबर है उत्पादन के साधन के मालिकों की आय। उत्पादन के साधन के मालिक हुए कौन, जैसे मजदूर, यानी श्रम कौन करता है, मजदूर करता है, तो वो मजदूरी उसको मिलती है। और जो ब्याज देता है पूंजीपति, उसको ब्याज मिलता है, वो भी उत्पादन का साधन है। इसके बाद है भूमिपति, उसको लगान मिलती है। तो जो साधन के मालिकों की आय है और जो बाद में बचा साहसी, उसको लाभ मिलता है। तो क्या है, उत्पादन के साधनों के मालिकों की आय बराबर है देश के लोगों की आय का व्यय। इसको हम
इसके द्वारा भी समझ सकते हैं, फार्मूले के द्वारा भी, कि देश का कुल उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय आय बराबर कुल राष्ट्रीय व्यय, यानी जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई। अब जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको कुल राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं, बराबर है ग्रॉस नेशनल इनकम कुल राष्ट्रीय आय, और बराबर है ये यानी उत्पादन आय का मतलब इनकम बराबर ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर यानी कुल राष्ट्रीय व्यय। ये तीनों ही बराबर हैं। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और क्योंकि आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छे से बनी रहेगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि अरे हम ऐसे ही पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, तो इसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय आय को गणना के लिए। तो देखिए ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे हम इस पेन का मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, पेन या ये पेंसिल, कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है तो उसमें कुछ साधन लगते हैं ना, लगते हैं। तो जब उत्पादन होता है तो उन साधनों के द्वारा उत्पादन होता है, लेकिन जो इसका मालिक है, जो साहसी है, वो क्या करता है, उस वस्तु को बेचता है बाजार में। बेचने के बाद जो मूल्य मिलता है वो इन साधनों में वितरित कर दिया जाता है, वो बांट दिया जाता है उसको उसके क्षमता के अनुसार, तो वो उसी को भी व्यय करते हैं, उसी मार्केट में आकर के व्यय करते हैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो क्या होता है, इस हिसाब से राष्ट्रीय आय एक ही होती है, यानी राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह है वो समान रहता है, चाहे किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। ठीक है, अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो आइए अब हम जान लेते हैं कि उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। चलिए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय, ये जो हमारी उत्पादन विधि है, ये राष्ट्रीय आय की सबसे सरल विधि है, क्योंकि आय विधि और व्यय विधि थोड़ी कठिन है, लेकिन ये जो है ये उन दोनों विधियों से सरल विधि है, और इसीलिए ये अधिकांश देशों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित जो अंतिम वस्तु होती है, वस्तुएं या सेवाएं होती हैं, इनको शामिल किया जाता है। अब इनका क्या होता है कि जो अंतिम उपभोग वस्तु व सेवाओं का उपभोग उपभोक्ता द्वारा दैनिक आवश्यकताओं के लिए और वह उत्पादक द्वारा उत्पादन निवेश के लिए किया जाता है। इस विधि के द्वारा गणना हेतु उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की एक विस्तृत सूची बनाई जाती है। देखिए तो क्या होता है, इसमें इसकी एक विस्तृत सूची बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पेन है, पंखा है, कूलर है, फ्रीज है, टीवी है, ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो जिनसे केवल उपभोग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ना कि उनसे उत्पादन किया जाता है। तब क्या होता है, जब इनसे उत्पादन किया जाता है तो क्या होता है, इनकी एक विस्तृत सूची बनाई जाती है, यानी जो वस्तुएं हैं उनकी वस्तुओं के नाम लिखे जाते हैं एक साइड में। फिर क्या लिखा जाता है, फिर उनकी कीमत लिखी जाती है, और फिर उनकी मात्रा लिखी जाती है। इन कीमत और मात्रा का गुणा करने के बाद जो कुल योग आता है उसका ग्रांड टोटल कर लिया जाता है, और फिर जो कुछ भी आता है ये उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कही जाती है। तो देखिए इसमें आप लोगों ने इसको आप लोग उतार लीजिए, देख लीजिए ये कैसे लिखा हुआ है, क्या इसको आप देख लीजिए कि विस्तृत सूची कैसे बनाई जाती है। फिर मैं उस सूची का आपको एक उदाहरण दिखा दूंगी यहाँ पर, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसकी 10 रुपये कीमत है, और मान लीजिए ये 2 करोड़ उत्पादन हुआ इन पेनों का। तो जब ये इन पेनों का 2 करोड़ हुआ तो हम क्या करेंगे, कीमत का और मात्रा का गुणा कर देंगे ना। तो जब जो भी, जैसे मान लीजिए कीमत कितनी है 10 रुपया और मात्रा कितनी है 2 करोड़, 2 करोड़ है ना, तो टोटल कितना हुआ 20 करोड़, 20 करोड़ हुआ ना, 20 करोड़ रुपया हो गया। इस तरीके से तो ये पेन का है, जब यहाँ पर एक पेन ले लिया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर पेंसिल ले ली, मान लो यहाँ पे पंखा ले लिया, मान लो कूलर ले लिया, मान लीजिए जो भी उत्पादित हुई वस्तुएं बाजार में या उत्पादक के द्वारा या उद्यमी के द्वारा, उन सभी वस्तुओं के नाम, फिर उनकी कीमत, फिर उनकी मात्रा तीसरे कॉलम में, और चौथे कॉलम में उसका पूरा गुणनफल, और फिर उनका सभी का नीचे आकर के हम ग्रांड टोटल जब करेंगे तो हमें मिल जाएगी राष्ट्रीय आय यानी
पी कुल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल समझ लेंगे। देखिए इसको जल्दी अपनी कॉपी पे उतार लीजिए अच्छे से और नोट्स अपने तैयार कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि ये राष्ट्रीय आय का सबसे सरल तरीका है राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का। इसमें अंतिम शब्द कई बार दिया गया है, अंतिम उपभोग वस्तुओं को ही इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि हमने जब वस्तुएं पढ़ी थी वस्तुओं के प्रकार, तो उसमें 4 प्रकार की वस्तुएं बताई थी ना मैंने। पहली उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। तो इसमें अंतिम वस्तुएं शामिल होती हैं, क्योंकि इस पेन से कोई और उत्पादन नहीं होगा, ये पेन केवल उपभोग ही तो किया जाएगा, इसका उपभोग ही तो होगा, तो वो वस्तुएं उत्पादन विधि में शामिल की जाती हैं। अगर हम मध्यवर्ती वस्तु को शामिल कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय त्रुटिपूर्ण हो जाएगी, भ्रामक हो जाएगी और दोहरी गणना हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसमें जान लिया होगा कि ये इसकी कैसे है। चलिए हम लोग उसकी सूची भी बना लेते हैं। अब देखिए सूची कैसे तैयार की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। जब पहले नंबर पर क्रम संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे कितनी भी वस्तुएं हों उनको हम आगे भी ले सकते हैं। ये वस्तुओं के नाम हैं। यहाँ पे आप ABCD 1 2 3 या कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं वस्तु का। जैसे मान लीजिए पेन है, पंखा है, पेंसिल है, रबड़ है, पैमाना है, या एनीवे कोई भी वस्तु का नाम। अब इसकी ये मात्रा है ना, ये मात्राएं हैं। 20 है, मान लीजिए 30 है, 10 है, 40 है, 10 है। अब इसकी बाजार कीमत है। अब देखिए हम इसका गुणनफल करेंगे, मात्रा और कीमत का क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। तो 20 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40। 30 का 8 से गुणा करेंगे तो 24। 30 का 8 से करेंगे तो 240 और 10 का 6 से गुणा करेंगे तो 60 और 40 का 4 से गुणा करेंगे तो 160 और 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब हम इसका ग्रांड टोटल कर लेते हैं। ये तो आ गया मूल्य सभी वस्तुओं का, अब इनका हम ग्रांड टोटल कर लेते हैं। चलिए आइए कर लेते हैं। 0 से 0 को यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर 4 4 दूनी 8 और 8 और 6 14 14 और 6 20 20 और 2 22 का 2 हासिल जाएगा 2, तो 2 और 2 4 और 1 5। ये 520 क्या आया, ये कुल राष्ट्रीय उत्पादन आ गया। ये राष्ट्रीय उत्पादन हुआ क्या, ये राष्ट्रीय उत्पादन था, ये हमारा योग हो गया। ठीक है, ये योग, ये राष्ट्रीय उत्पादन हमारा, और ये उसकी राष्ट्रीय आय की गणना की जब तो ये इतनी राष्ट्रीय आय आई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाती है। क्योंकि राष्ट्रीय आय में जो वस्तुएं होती है ना हमारे यहाँ, वो कैसी होती हैं, वो तीन क्षेत्र हैं हमारे भारत में। तो अब विदेशों की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत में हमारे 3 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। इस तरीके से हमारे भारत में क्या होता है, 3 क्षेत्र हमारे भारत में रहे हैं जो उत्पादन के क्षेत्र माने गए हैं। 3 क्षेत्र जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं। अब पहले क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आ जाता है, वन आ जाता है, खनन आ जाता है, उत्खनन आ जाता है, मछली पालन आता है, पशुपालन आता है। और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्माणकारी जो भी क्षेत्र होते हैं उनकी उपलब्धियों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे गैस है, बिजली आपूर्ति है, जल आपूर्ति है, और आपका जो निर्माणकारी उद्योग होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। तो उनकी जो होती है, जो उत्पादक या उद्यमी द्वारा जो भी वस्तु उत्पादन की जाती हैं उनके बाजार मूल्य को एक लिस्ट बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है, विस्तृत सूची बनाई जाती है। और तृतीय क्षेत्र में हमारा क्या शामिल है, तृतीय क्षेत्र में हमारा शामिल है व्यापार, परिवहन, बैंक, बीमा, संचार और प्रशासनिक जो भी है सार्वजनिक प्रशासन, ये हमारे तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो क्या होता है, इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत एक वर्ष में क्या उत्पादित जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको उनके बाजार मूल्य को जोड़ करके एक राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक विस्तृत सूची बना करके उनके बाजार मूल्य की जोड़ करके एक विस्तृत सूची बना करके राष्ट्रीय आय की गणना
की जाती है। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा कैसे होती है। मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को अच्छे से इसको समझा दिया है। चलिए अब हम जान लेते हैं, इसी के साथ में एक विधि और है उत्पादन विधि के अंतर्गत ही, मूल्य संवर्धन विधि, वैल्यू एडेड मेथड। देखिए इसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि जब इस असमंजस में होता है राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला कि कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती वस्तु को अंतरिम वस्तु भी कहते हैं, अंतिम नहीं अंतरिम वस्तु भी कहते हैं। तब मूल्य संवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है, वैल्यू एडेड मेथड का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा कैसे राष्ट्रीय आय की गणना होती है। हमने आपको कि जहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय यदि मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है, कौन सी अंतिम वस्तु है, इसकी हम मतलब कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता है कि कौन मध्यवर्ती वस्तु है और कौन अंतिम वस्तु है। ऐसी स्थिति में मूल्य संवर्धन विधि का इस्तेमाल करते हैं। और इसको मैंने बताया भी कि ये कैसे, इसको देखिए राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए, क्योंकि यदि हम जैसे कि मान लीजिए कपास है, कपास से क्या बनता है, रुई बनती है, रुई से क्या बनता है, धागा बनता है, और धागे से कपड़ा बनता है। लेकिन हम उत्पादन विधि में अगर इन चारों को अगर हम शामिल कर लेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी ना, हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने किसका उदाहरण लिया है, ब्रेड वाले का लिया है और एक किसान का लिया है, क्योंकि किसान भी उत्पादक है और ब्रेड वाला भी उत्पादक है। जैसे कि मान लीजिए किसान ने 1000 का गेहूँ उपजाया, उत्पादन उसने कितने का किया, 1000 रुपये मूल्य के गेहूं का, लेकिन उसने उसमें से 500 रुपये का जो गेहूं था वो ब्रेड वाले को बेच दिया। अब वो जो उसने ब्रेड वाले ने क्या किया, 500 रुपये के गेहूं से उसने 2000 रुपये का ब्रेड तैयार किया। तो अगर हम इसकी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो देखिए हम 1000 रुपये का मूल्य किसान वाला शामिल कर लेते हैं और 2000 वाला इस ब्रेड वाले का भी शामिल कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय आय कितनी हो गई, 3000 हो गई, जो कि भ्रामक है, त्रुटिपूर्ण है और दोहरी गणना उसमें हो रही है। क्योंकि वहाँ भी 1000 रुपये का गेहूँ हमने जोड़ लिया किसान के यहाँ भी, और यहाँ भी हमने 500 रुपये जो ब्रेकर वाले ने खरीदा है, बेकरी वाले ने 500 रुपये का गेहूँ खरीदा था, हमने यहाँ भी 2000 रुपये की गणना कर ली। तो और त्रुटिपूर्ण जो गणना होती है, इससे बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि का यूज या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि काम में ली जाती है। तो देखो मूल्य संवर्धन विधि द्वारा प्रत्येक चरण पर उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है, और इसके लिए उत्पादन के मूल्यों में से उत्पादन के साधनों पर किए गए जो व्यय होता है, उस किए गए जो साधन होते हैं उनको हम घटाते चले जाते हैं। तो क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि हमें सही मूल्य की प्राप्ति हो जाती है। जो उत्पादन साधनों को जो भी खर्च किया जाता है वो घटाते। देखिए अब इसको आइए हम सूची के द्वारा जान लेते हैं। ये है वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा सूची, जिसमें हम कहा कि प्रत्येक चरण में मूल्य को घटाते चले जाते हैं। देखिए मूल्य वृद्धि को देखिए 1 2 3 4 चरण है। ये हमने उत्पादन वस्तु मान ली गेहूं, आटा, बेकरी और ब्रेड, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ मूल्य कितना है उत्पादित वस्तु का, गेहूं जो है वो किसान ने कितने में बेचा, 20 रुपये में, 20 रुपये में बेचा गेहूं किसान ने, और यहाँ मध्यवर्ती वस्तु कुछ भी नहीं है, तो मूल्य वृद्धि कितनी है, 20 रुपये मान ली हमने, ठीक है। अब उसी गेहूं को आटे वाले को कितने में मिला, 30 रुपये में, आटे वाले को कितने में मिला, 30 रुपये में। अब इस आटे वाले ने इसको 30 रुपये में खरीदा, तो इसकी मध्यवर्ती वस्तु कितनी हो गई, गेहूं है, तो ये गेहूं यहाँ हमने लिख दिया, और मूल्य वृद्धि कितनी हुई, यानी 20 रुपये का गेहूं उसको 30 रुपये में मिला, तो यहाँ मूल्य वृद्धि हो गई 10 रुपये। इसी तरीके से बेकरी वाले ने क्या किया, आटे वाले से खरीदा, आटे वाले से इसने कितने में खरीदा, 40 रुपये में, क्योंकि भाई आटे वाले ने गेहूं खरीदा 30 रुपये में, फिर उसमें अपने पीसा उसको, उसमें मेहनत लग करी, उसमें साधन लगाए, तो वो उसको अपना लाभ लेगा ना कुछ, तो वो लाभ लिया उसने उसको 40 रुपये प्रति किलो बेचा। देखिए यहाँ प्रति किलो दिया हुआ है वस्तु की कीमत और वस्तु का
मूल्य, यानी तो वो इसने 40 रुपए में खरीदा, अब इसकी मध्यवर्ती वस्तु क्या हुई, आटा 30 रुपए जिसकी कीमत है प्रति केजी, मूल्य वृद्धि कितनी है 10 रुपए। इस तरीके से बेकरी वाले ने क्या किया, ब्रेड बनाया उनका, और ब्रेड को उसने कितने में बेचा, 60 रुपए में, 60 रुपए में बेचा, यानी उसने 20 रुपए मुनाफा के लिए, क्योंकि उसने उत्पादन के साधन भी तो लगाए। अब इसकी मध्यवर्ती वस्तु क्या हुई, आटा, यानी जो बेकरी वाले से उसने 40 रुपए में खरीदा, ये 40 उसकी हो गई, और इसका मूल्य वृद्धि कितनी हुई 20 रुपए। तो चलिए हम इनको हम जोड़ लेते हैं पहले, 20 और 30 50, यानी 0 से 0 0, और 4 और 6 10, 10 और 3 13, 2 15, यानी 150। इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 3 5 और 4, और यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 60। ठीक है, 20 10 30 40 50 60 हो गए ना। अब देखिए, या तो हम ब्रेड का अंतिम उत्पादन ले लेते उत्पादन विधि के द्वारा, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही मिल जाता, लेकिन इसमें चूंकि दोहरी गणना होने की संभावना थी, इसीलिए मूल्य संवर्धन विधि का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में से क्या करते हैं, उत्पादन के जो मूल्य वृद्धि होती है उसको घटाते चले जाते हैं, और फिर जो मूल्य वृद्धि होती है उसको जोड़ करके राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। तो ये थी मूल्य संवर्धन विधि, जिसके द्वारा प्रत्येक चरण में जो भी उत्पादित वस्तु में वृद्धि हो रही है उसको शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। अब इसमें एक चीज और रह गई है, उसको जो है डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास। अब ये क्या मिला हमको, तो आइए हम जान लेते हैं कि जो भी इस उत्पादन विधि के द्वारा और मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा जो भी हमने राष्ट्रीय आय निकाली, वो क्या निकली, GNP, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय उत्पाद निकली ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP का मतलब हुआ। अब देखिए, जब भी कोई उत्पादन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती है, कुछ घिसावट होती है, कुछ मरम्मत होती है, इसी को तो, और जैसे कि पुरानी नई नीति कोई आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो पुरानी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल काम में प्रयोग में नहीं लाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये घिसावट होती है, एक प्रकार की हानि तो हुई घिसावट, जो कि डेप्रिसिएशन है, यानी ये मूल्य ह्रास के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, जो भी कोई तकनीक जैसे पुरानी होगी तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में से हम इसको घटाएंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि GNP को ये तो GNP हो गई। अब हमें अगर NNP ज्ञात करनी है, NNP यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, GNP में से हमें क्या करना पड़ेगा, मूल्य ह्रास को घटाना पड़ेगा, यानी जो कि घिसावट है, टूट फूट है, मरम्मत है, इसको जब हम घटा देंगे GNP में से, तब हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होगी। ये जो कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये टूट फूट है, जो डेप्रिसिएशन है, ये यानी इसकी हमें प्राप्ति हो रही है। देखिए, ये टूट फूट हो रही है ना, इसी तरीके से तो हमारा ये हमने ग्राफ बनाया है आपको, तो ये क्या है, उत्पादन करते समय साधनों में टूट फूट हो रही है, जिस कारण ये मूल्य ह्रास हो रहा है। तो अब आप लोग बिल्कुल भी समझ गए होंगे कि यानी उत्पादन विधि के द्वारा क्या होता है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जो भी एक लेखा वर्ष में जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, और आपके मूल्य संवर्धन विधि है, उसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में जो भी उत्पादन में वृद्धि होती है उसको शामिल करते हैं। और एक लेखा वर्ष में जब वस्तुएं और सेवाएं जो भी होती हैं वो सारी बिक्री नहीं हो जाती है, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, उनको स्टॉक में रखा जाता है। ठीक है, तो वो स्टॉक में मान लेते हैं कि ये स्टॉक में रखी गई हैं, इसीलिए बिक्री और स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसको जोड़ करके उत्पादन के मूल्य का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने राष्ट्रीय आय की गणना आप लोगों को उत्पादन विधि के द्वारा बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, और हम हमारी समझ से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोरोना काल चल रहा है और मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करें, अपने नोट्स को तैयार करें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अलावा भी ये हमारे जीके में भी आता है, जीएस में भी आता है, जो आप जब भी आप पढ़ाई के बाद कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, लाइक करें। धन्यवाद।